स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और पार्ट 2 चैप्टर 6 के साथ हम हाजिर हैं एम्बर नंबर की बुक सीरीज में, जहां पर हमने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 4, 5, 6 में ह्यूमन वेरिएशन के बेसिस को समझा एंड इवोल्यूशनरी पाथवे को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। नाउ अप इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, यानी कि यूनिट सेम है, द फर्स्ट होमिनिन, साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिख जाए, जो कि चैप्टर 6 है। ऑलराइट, इसका पार्ट 2 जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये हमें फर्स्ट डेफिनिट होमिनिन के करीब में लेकर के जाता है। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि किस तरीके से हम चैप्टर 5 की अगर आप बात करते हो तो वहां पर कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन आपने पूरा पढ़ा। ऑलराइट, क्लास मैमेलिया के अंदर ये जो कई सारे ऑर्डर्स जिसके बारे में हमने बताया, उसमें जो हमारा ऑर्डर है दैट इज ऑर्डर प्राइमेटा, उस ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर में हम कहां पर सिचुएट करते हैं और जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे हम कितने अलग हैं, क्यों अलग हैं, उसके बेसिस को समझने की कोशिश की। ऑलराइट, चैप्टर 6 के फर्स्ट पार्ट में, यानी कि जो लास्ट वीडियो था कुछ 5-6 दिन पहले गया था एम्बर नंबर का, है ना, उसके अंदर में आपने क्या समझा कि जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि होमिनिन्स को एक यूनिक एज प्रोवाइड करते हैं और अलग करते हैं बाकी प्राइमेट से, इसके अंदर में आपने सबसे इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के तौर पे बाइपेडलिज्म को देखा। हमने इसके बेसिस को भी ट्रेस करने की कोशिश की और क्या वो प्रोबेबल एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हैं जो कि इस लोकोमोटरी पैटर्न के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं या नहीं है, अभी भी सवालों के घेरे में, है ना। तो आप ओरोरिन टगेंसिस की बात करते हो जो कि अराउंड 5.9 टू 6.2 मिलियन ईयर की डेटिंग दे रहा है हमें। सालंथ्रोपस शेडेंसिस अगेन 7 मिलियन के ऊपर 6.9 टू 7.2 की डेटिंग वो हमें दे रहा होता है। एंड आर्डिपिथेकस जो कि बहुत करीब एक आप कह सकते हो 50% प्लस हम अज्यूम करते हैं कि वहां पर आपको बाइपेडल लोकोमोशन एटलीस्ट पार्शियली तो आपको देखने को मिला होगा। तो पार्शियल आर्बोरियल, पार्शियल टेरेस्ट्रियल लोकोमोटरी पैटर्न के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर के अंदर में आप फर्स्ट डेफिनेट होमिनिन्स के बारे में जानने वाले हो, यानी कि कौन पहला ऐसा होमिनिन है जिसको हम कह सकते हैं हाँ ये तो है ही, है ना। और कहने का बेसिस क्या होगा, अगेन द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, बाइपेडलिज्म। तो सर्च उसी की हो रही है, पहले बाइपेडल लोकोमोटर को ढूंढो, है ना, क्योंकि पेड़ों से तो उतर आए हमारे एंसेस्टर्स, आर्बोरियलिटी छोड़ दी, टेरेस्ट्रियल पे आए, टेरेस्ट्रियल पे भी 4 पांव पे चलना वाज नॉट दैट फीजिबल। ऑलराइट, द क्वाड्रुपेडल पैटर्न ऑफ लोकोमोशन वाज नॉट दैट ग्रेट जब आप जमीन पे चल रहे हो। क्यों? सवाना लाइक कंडीशन तो अभी भी प्रिवेल कर रही थी, है ना, टॉल ग्रासेस अभी भी आपको देखने को मिलेगी। नाउ व्हेन यू आर डाउन ऑन द ग्राउंड, उन टॉल ग्रासेस के पीछे हो सकता है आपका प्रे हो, है ना, जिसका आप शिकार करना चाहो, पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि कोई प्रेडेटर उसके पीछे छुपा हो और वो प्रेडेटर आपका शिकार करने के फिराक में हो। सो बेसिकली यू नीडेड अ इरेक्ट पोस्चर एंड मोर देन दैट, जो कि आपका बाइपेडल गेट, है ना। इरेक्ट गेट तो हमें चाहिए था, बाइपेडल लोकोमोशन वाज आल्सो द नीड ऑफ द आवर एट दैट पार्टिकुलर टाइम, जो कि इवोल्यूशनरी डिमांड भी थी आपकी, है ना। सो जब ये चीज आई, ऐसा नहीं कि सिर्फ घास के पीछे, टॉल ग्रासेस के पीछे क्या है वही देखना था, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें होनी थी, है ना। आप देख रहे हो कि जब बाइपेडल लोकोमोशन, इरेक्ट पोस्चर प्रिवेल किया ह्यूमंस के बीच में, तो जो इन्फेंट केयर है, चाइल्ड केयर है, कैरी करना चाइल्ड को, फूड की प्रोविजनिंग और फूड को लंबी दूरी तक ले जाना, ये भी पॉसिबल हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरल जो सीक्वेंसेस हैं, जो डेवलपमेंट है, वो तो अपने आप में ऐतिहासिक है। फायर की डिस्कवरी द लैंडमार्क इवेंट, लैंडमार्क इवेंट क्यों कह रहे हैं, बाय कल्चरल रिलेशनशिप जब आपको समझाई थी तो आपने देखा होगा, वो समझा होगा वहां पर कि किस हिसाब से ये चीजें दोनों जुड़ी हुई हैं, है ना। कि आप इरेक्ट पोस्चर पे आए, बाइपेडल लोकोमोशन किया, हाथ खाली हुए दोनों, और हाथ दोनों खाली हुए तो आपने फायर की डिस्कवरी की, फायर की डिस्कवरी की तो अब आप रॉ की जगह पर कुक्ड प्रोसेस्ड मीट को खा रहे हो, फूड को खा रहे हो। प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से क्या हो रहा है कि जो फिजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस हैं वो भी इनकॉर्पोरेट होंगे ग्रेजुअली। फॉर एग्जांपल जो सैजिटल कील था, जो क्रेस्ट था, जो न्यूकल क्रेस्ट था, एंड लॉट ऑफ अदर साइट्स ऑफ मसल अटैचमेंट जो कि आपके जॉ को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे, उसकी जरूरत नहीं थी, है ना। तो वैसे फीचर्स आपको इरोड होते हुए देखने को मिलेंगे, डिसअपीयर, डीजनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। द सीमेन सेल्फ वाज नो मोर रिक्वायर्ड, है ना। और बाकी वेपन्स बना सकते हो, टूल्स बना सकते हो, है ना, वो तो क्या भाई, वो तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। ऑलराइट, सो ये चीजें पॉसिबल थी, पर सिर्फ फायदा ही फायदा नहीं थे, कुछ नुकसान भी थे, है ना, जिसका हमने डिस्कशन किया था। डिसएडवांटेजेस मेजर बीइंग दी, आप देख रहे हो कि जो वीर एंड टियर है ना, मसल बियरिंग
जो आपका सॉरी जो वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं आपके, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो कंडीशन आप कह सकते हो, बैक पेन जो आप कह रहे हो, है ना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई। कुछ तो पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, यूपीएससी में हम कहते हैं, यहां पर भी वही सत्य है। ऑलराइट, नाउ इस यूनिट में जब हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट डेफिनेट होमलैंड कौन है, तो कंटेंडर्स कई हैं। यहां पर ऑस्ट्रेलोपिथिसिंस भी हैं और पैरांथ्रोपिड्स भी हैं, है ना। ऑस्ट्रोपिथिसिंस की जब आप बात करते हो, ऑस्ट्रेलोपिथिसिंस की आप जब बात करते हो, तो एक ग्रुप है, ब्रॉडर कैटेगरी है, जिसके अंदर में हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस को एज अ जीनस इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, ये एक जीनस के तौर पे यहां पर आपको देखने को मिला है। और जो पैरांथ्रोपॉइड्स आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर में पैरांथ्रोपस कई सारे, एथियोपिकस जो पहले मिला, बोसी है ना, रोबस्टस, बहुत सारे वो मिले। इन सब के बारे में आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप मेंबर्स देखोगे यहाँ पर, तो अर्लीस्ट जो डेट करता है वो कौन सा है, सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अनामेंसिस, अफारेंसिस एंड अफ्रीकेनस। ठीक है, जो सबसे पुराना, यानी कि पुराने क्या, जो सबसे ओल्डेस्ट डेटिंग से सबसे यंगर स्पेसिमेन के ऊपर हम यहाँ पर आए हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इनके डेंटल फीचर्स को देखोगे तो दे आर वेरी होमनिन लाइक, है ना। हम फर्स्ट डेफिनेट होमनिन के तौर पे इनको सिचुएट करना चाह रहे हैं, तो इनके फीचर भी तो डेफिनेट होमनिन्स के तरह पे होने चाहिए, और वैसे फीचर आपको देखने को मिलते भी है यहाँ पर। ठीक है, जो कैनाइन्स है वो स्मॉल हो गए एप्स में, और हमारे जो बाकी प्रीवियस फॉर्म्स थी जिनको हम देख रहे थे, है ना, सैलेंथ्रोपस, और उससे पहले जो मायोसिन एप्स हैं, कई सारे जो मायोसिन फॉर्म्स इनफैक्ट जो है ना, डायस्टेमा है, लार्ज कैनाइंस आपको देखने को मिले, प्रोजेक्टिंग देखने को मिले, है ना, जो थिकर आपको प्री मोलर्स, मोलर्स देखने को मिल रहे, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिली। पर हाँ, सारी चीजें भी होमनिन के लाइन में नहीं है ना। डेंटल फीचर तो हम कह रहे हैं कि कैनाइन जो स्मॉल है, पर फ्लैट एंड थिकी इनेमल्ड मोलर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। एक और चीज जो ह्यूमन के फॉर्म में जा रही है वो क्या है, इनका मोर पैराबोलिक डेंटल आर्क, नॉट एग्जैक्टली बट फिर भी मोर पैराबोलिक आपको डेंटल आर्क यहां पर देखने को मिल जाता है। अब एक यूनानिमस बाइपेडल लोकोमोशन की तरफ भी इशारा है जब हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं, यानी कि कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पे तो अभी भी एक कॉमन सहमति नहीं है, पर जैसे जैसे हमें और फॉसिल्स मिलते गए और मिल रहे हैं, एक आपको लोगों की तरफ से, स्कॉलर्स की तरफ से ये एग्रीमेंट देखने को मिला, है ना। यूनानिमिटी तो नहीं है अभी भी, है ना, स्कॉलर्स के बीच में, पर एक स्लाइटली ब्लर आइडिया अब डेवलप हो रहा है, और हम मान रहे हैं कि बाइपेडल लोकोमोशन इनके बीच में जरूर रहा होगा, और वो एनाटॉमिकल फीचर्स हमें बता रहे हैं, है ना। जो इनके एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, जो इनके आर्चेस को आप देखोगे जो डेवलप हो रहे हैं, ऑलराइट, एंड लॉट ऑफ अदर फीचर्स, वो हमें इस चीज के ऊपर आइडिया दे रहे होते हैं, ऑलराइट। लिटोली से जो हमें फुटप्रिंट मिलते हैं, उसने भी इस चीज के ऊपर इशारा किया हुआ। अभी लिटोली फुटप्रिंट्स की बात करेंगे, 50 से ज्यादा हार्डन फुटप्रिंट्स हमको वहां से मिले हुए, और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तंजानिया और बाकी जगहों से जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हार्डन ह्यूमन लाइक फुटप्रिंट्स मिले, जो कि डेट कर रहे हैं अराउंड 3.6 मिलियन ईयर्स अगो, ये हमारे लिए काफी एक ब्रेक थ्रू इवेंट के तौर पे। पर ये भी आपको देखने को मिलता है ना, कि जो इनके लिम्स के प्रोपोर्शंस हैं, है ना, जो फिंगर के शेप्स हैं, हमने बात की थी जब आर्बोरियलिटी की, तो वहां पर कर्वेचर जरूरी था फिंगर्स में। सो लॉट ऑफ फीचर्स आर स्टिल प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस दैट डज सजेस्ट कि ये आर्बोरियल भी रहे होंगे, यानी कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं थे। और हो भी कैसे सकते हैं, हो भी कैसे सकते हैं, अभी इमीडिएट फॉर्म के तौर पे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस को देख रहे हैं, जो कि आर्बोरियलिटी को छोड़ करके टेरेस्ट्रियलिटी पे आई है ना। एक लंबे समय तक इन्हें पहला माना गया, और वो तुरंत छोड़ दे आर्बोरियलिटी को कंप्लीटली, सो ये वहां पर थोड़ा सा रेयर होता, थोड़ा सा ऑड लगता। सो दिस पार्शियल आर्बोरियलिटी, पार्शियल टेरेस्ट्रियलिटी इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन, जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ना। जो नए कुछ हमें स्पेसिमेन मिले हैं जो कि थोड़े यंगर हैं, दे आर नॉट ओवर 3 मिलियन ईयर, 30 लाख साल पुराने नहीं है, 2.4 2.6 मिलियन होमो हैबिलिस की जो डेट है उसके साथ ये डेट इनकी मैच करती है। फॉर एग्जांपल बारल गाजी को आप देखते हो, है ना, बारल गाजली को आप देखते हो, गारी को आप देखते हो, और सिडीबा को देखते हो। दीज आर द न्यूअर फॉर्म्स, कंपैरेटिवली न्यूअर फॉर्म है। आपके लिए एम्बर एंड एम्बर में से मैप हमने लगा दिया, इससे कई अच्छे मैप हैं जो कि दूसरी किताबों में भी हैं, इससे तो बहुत ही अच्छे अच्छे मैप हैं जो कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी कर देते हैं।
और वहां पर स्पेसिमेन के भी नाम दिए हुए हैं, पर वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज बच्चों को ये लगता है कि एम्बर एंड एम्बर इज द सोल बुक फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल और इन जर्नल फॉर इवन एंथ्रोपोलॉजी, है ना। दैट इज नॉट द ट्रूथ। बहुत सारी खामियां इस किताब के अंदर में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि छू करके निकल जाती है किताब, है ना। एंड वाइल आई मेक द पीपीटीज फॉर यू, वाइल आई कवर द लेक्चर्स फॉर यू, मुझे भी ये चीज़ अक्सर महसूस होती है कि यार ये तो मतलब अभी रीच किया, है ना, घर गए, बेल दबाई, वापस आ गए, अंदर तो गए ही नहीं घर के, है ना। तो इस तरीके का आपको नेचर देखने को मिलता है जब हम एम्बर एंड एम्बर को पढ़ रहे होते हैं, और इसीलिए ये उतनी ज़्यादा एक्यूरेट किताब नहीं है ना। जब भी आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को पढ़ रहे हो, एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं कि सारे फीचर, सारी डिबेट्स को वहां पर वो रखे, है ना। हम जब डिफरेंसेस को भी पढ़ते हैं, मैंने आपको बोला था कि डिफरेंसेस भी बहुत कम दिए हुए हैं। जब आप होमिनिन्स को डिफरेंशिएट करते हो तो हमें कम से कम एटलीस्ट 1 डजन एक्यूरेट डिस्टिंक्शंस चाहिए। यहां पर अगर 1 डजन है भी तो बहुत ही लूजली इंपॉर्टेंट है ना, उससे कई इंपॉर्टेंट को उसने छोड़ दिया डिस्टिंक्शन को, और जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं उसको वहां पर रखा हुआ है। यहां पर भी वही सेम चीज है कि आप अगर कंसीडर कर रहे हो कि हाँ ये होमिनिन की तरफ है या होमिनिन की तरफ नहीं जा रहा है, तो एक एक फीचर को वहां पर आप बताइए ना। सजाइटल क्रेस्ट को कंपेयर कीजिए, सुपर ऑर्बिटल रिजेस को आप कंपेयर कीजिए, मेस्ट्रॉइड प्रोसेसेस को आप कंपेयर कीजिए, न्यूक्लियर क्रेस्ट को आप कीजिए, शीमेन शेल्फ है कि नहीं है, क्या क्या ट्रेट आपको देखने को मिला, कैनाइंस का प्रोपोर्शन, है ना। तो डेंटल मॉर्फोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है, लिम्स प्रोपोर्शन के ऊपर भी कई जगह पे फोकस है, पर बाकी चीजें इग्नोर देखने को मिलती है। सेम गोज विद द मैप दैट इज गिवन हियर, ऑल्दो कि एक आपको एरियाज फॉसिल के बारे में बता रहा है जहां से हमको ऑस्ट्रेलोपिथेसिस खासकर मिले हैं, है ना। साउदर्न अफ्रीका में आप देख रहे हो जो इंपॉर्टेंट साइट है, मैं आपके लिए थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैप में अंडरलाइन कर देता हूँ, और मैप की पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए वैसे तो कि कहाँ पे मिलती है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको मैं नोट करा दूंगा, ठीक है। सो ये मिडल अवाश वैली जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथोपिया के रीजन में कई सारी इंपॉर्टेंट साइट है। सैलेंथ्रोपस जो हमने बात की थी ना, वो देखिए इस रीजन में मिला था, चैट का जो रीजन है, ठीक है। ओमो वैली इज ऑल्सो, ओमो वन काफी सारे इंपॉर्टेंट, टरकाना बेबी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। केनिया से कई सारे इंपॉर्टेंट हमें फॉसिल्स मिले, तो केनिया को भी आप चाहो तो कर सकते हो। कोबीफोरा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी केनिया के अंदर में, ईस्ट तुर्काना वाला जो पार्ट है ना। लिटोली जिस फुटप्रिंट की हम बात कर रहे हैं, 50 से ज्यादा आपको ये तंजानिया के रीजन में फुटप्रिंट मिले हैं, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पर आते हैं साउथ अफ्रीका में, है ना। तो स्वातक्रांस और स्ट्रैकफॉन्टीन दोनों हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। क्रोमा ड्राइबिन नीचे यहाँ पर बना हुआ है, ऑल्दो हाइड हो रहा है इसकी वजह से, पर वो भी एक इंपॉर्टेंट साइट के रूप में आपको सदर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है। एंड दैट्स व्हाई द रीजन बीइंग कि इन जगहों को कई बार हम, ये है नहीं आपके बुक में पर कुछ तो एक्स्ट्रा आपको बता दूं, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड या ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे ह्यूमन ओरिजिन और अर्ली होमिनिन्स के रिलेशन वाले फॉसिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो ये जो कमी है एम्बर एंड एम्बर की ना, कि कई चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, और ना सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को ये छोड़ रहा है। इन जनरल भी एंथ्रोपोलॉजी अगर कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाला बच्चा होता है, वो पढ़ना चाहता है, तो उसको डिटेल चाहिए होती है, वो मिसिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आप उस डिटेल को रखना चाहते हो, है ना, कई बच्चे होते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और सिलेबस मोरलेस सेम है ना, सिर्फ 15% के आसपास का सिलेबस का आपको अंतर देखने को मिलता है ना। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं किसके में, यूजीसी नेट में, पर नेचर एग्जामिनेशन का डिफरेंट है, पर पढ़ना वहां पर भी है, पढ़ना यहाँ पर भी है। तो यूपीएससी का पर्पस हो, क्योंकि यूपीएससी में तो ये नंबर 1 ऑप्शनल है, ऑलराइट। यूजीसी नेट में तो हम फिर भी कहते हैं कि लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी काफी वहां पर डिमांड रहती है, तो एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो इन डिमांड, बट कंपेयर टू लॉट ऑफ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट दैट आर प्रिटी मच डिमांडेड इन हाई प्रपोर्शन, तो हो सकता है आपकी वो डिमांड है ना, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो ये लेक्चर्स को। पर अगर आप यूपीएससी वाले हो तो एंथ्रोपोलॉजी से बेहतर देयर इज नॉट अ सिंगल ऑप्शनल अवेलेबल, है ना। ऑप्शनल तो बहुत सारे हैं पर कोई एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, इसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। और अगर आपको भी यूपीएससी की जर्नी में एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शन लेकर जाना है, जिसने शायद पिछले 6-7 साल में सबसे अधिक टॉपर्स दिए, सक्सेस रेट सबसे अधिक है, ओवरलैपिंग लेंथी है, सबसे लेंथी, इन डेप्थ तो बहुत ज्यादा नहीं किसी के साथ, पर लेंथ एसएस से लेकर के एथिक्स तक कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो कि वहां पर छूट रहा है, ऑलराइट। जीएस1 जीएस2 जीएस3 जीएस4 सब कुछ वहां पर इंक्लूडेड है आपका। एम जो यहाँ के टॉपिक्स पढ़ के आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा होता है। एक फैक्ट बताता हूँ, जीएस1 अगर आप 2023 को उठा करके देखते हो, है ना, 33% क्वेश्चन या 32% क्वेश्चन आपके एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड आए थे। तो इतनी हेल्प करता है आपका एंथ्रोपोलॉजी जीएस के अंदर में भी,
है ना। और सक्सेस रेट की हमने बात की, टॉपर्स की बात की। सिलेबस हर मेजर ऑप्शन को अगर आप उठा करके देखते हो तो इट इज शॉर्टेस्ट, है ना। इवन एंटायर यूपीएससी के ऑप्शन को उठा लो आप, जो कि कई ऑप्शन ऐसे हैं जो कि शायद उतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर फिर भी उनसे भी आप कंपेयर करोगे तो इट इज ऑलवेज टॉप 3 शॉर्टेस्ट ऑप्शनल में आपको देखने को मिलता है। मेजर ऑप्शन में इट इज द शॉर्टेस्ट ऑप्शन, है ना। जहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट्स में 8 से 10 महीने लगते हैं, यहाँ पे 6.5 से 6 महीने आपको लगते हैं, है ना। चलिए, सो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आपके लिए मौका अच्छा है। 12 दिसंबर से हमारे बैचेस स्टार्ट है और बैचेस जल्द ही क्लोज होने वाले हैं। तो अभी ओरिएंटेशन क्लास चल रही है, अगर आप चाहो तो एनरोलमेंट यहाँ पर ले सकते हो। 15999 में आपको ना सिर्फ बैच मिलता है, लाइव क्लासेस भी मिल रही, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है, प्लस मेरा जो फेवरेट पार्ट है, जो आपके लिए मेरे ख्याल से सबसे जरूरी होता है, इसको इधर तो नहीं घुमाते हैं, दैट इज टेस्ट सीरीज, है ना। 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। मॉडल आंसर्स मिलेंगे और साइनॉप्सिस के मिलने के बाद ही आपको वहाँ पर डिस्कशन भी मिल रहा होगा, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं और कितना एक्यूरेट है तो ऑल ओवर इंडिया, तो वो आपको पता होगा। 73 या 75% क्वेश्चंस हमारे सजेस्टेड यूट्यूब के वीडियो से यहाँ पर मेंस में आए हुए थे इस बार, तो यू कैन सजेस्ट दी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस दैट वी डू। तो बैच स्टार्ट है 12 दिसंबर से, बी द पार्ट ऑफ द बैचेस, होपफुली सी यू ऑल इन द बैचेस। पीडीएफ जो एम्बर की है या फिर किसी भी और चीज़ की जो आपको देखनी होती है, फ्री मटेरियल सच चाहिए, तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे आपको हमेशा मिल जाता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो को ना 1-2 साल बाद भी देख रहे हो, क्योंकि मैं तो इसको भी बना रहा हूँ 2023 एंड में, दिसंबर में, पर आप अगर बाद में भी देख रहे हो और आपको एनरोलमेंट चाहिए, सो यू कैन ट्राई आउट, आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो, जो भी नया अपकमिंग बैच आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। पर तब क्या कि अगर आपको कम्युनिकेट करना, पूछना हो कि क्या ये सही टाइम है, नहीं टाइम है, कैसे ज्वाइन करें, कैसे पढ़ें, ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो उत्कर्ष सिंह _हेयर पे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा बैच आपके लिए ज्वाइन करना ज़्यादा एडवाइजेबल है। यू कैन हैव ऑल दो सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड गेट योर डाउट्स क्लियर। कमिंग बैक, बहुत ज़्यादा बात कर ली बैचेस के अलॉन्ग में, है ना। अब बात कर लेते हैं उस पहले स्पेसिमेन की, जो कि हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलोपिथेकस गर्ही की बहुत बात हो रही है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए क्योंकि एक तो रिसेंट डेट को दिया है और इसके अंदर में हमें काफ़ी ज़्यादा वो जो डिस्टिंक्टिव फीचर होमिनिड्स के साथ जुड़े हुए हैं वो देखने को मिल जाता है। डेट इसकी अगर आप देखोगे तो हैब्लेस के जैसी रेट आपको देता है। हैब्लेस 2.6 मिलियन के साथ हम लोग टैग करते थे, यहाँ पर आपको डेट जो है वो 2.6 मिलियन ईयर की दे रही है, ठीक है। अगर आप इसके डेंटल फीचर को देखोगे तो जो मोलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके लार्जर है एज कंपेयर टू दी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस, ऑलराइट। पर अगर आप देखोगे इट डज नॉट हैव द ह्यूज फेस जो कि आपको कहां पर देखने को मिलता था, जो आपको जॉज और फेस है वो पैरेंथ्रोपॉइड्स की तरह नहीं देखने को मिल रहे होते, ऑलराइट। साथ ही साथ ये जो ब्रेन है, हम कहते हैं कि ह्यूमंस की तरफ जब आप आते हो, प्रोसीड करते हो, तो ब्रेन का एनलार्जमेंट होना चाहिए, पर वो ब्रेन भी यहां पर एनलार्ज आपको नहीं देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात कर ले तो ये जो लिम्स बोन है, लिम्ब की जो बोन्स है ना, ये आपको देखने को मिलती है जो कि मिली हुई है हमें सेम लेयर से, जिन रॉक लेयर में मिला हुआ है ऑस्ट्रेलोपिथेकस गर्ही का फॉसिल, ये हमें दिखा रही होती है दे रिजेंबल विद मोर और लेस ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस। तो कुछ फीचर होमिनिड की तरफ के हैं, कुछ फीचर थोड़े नॉट सो होमिनिड लाइक आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये आप कह सकते हो कि ऑफ अफारेंसिस की तरह है ये क्रीचर के तौर पे गर्ही को हम देखते हैं, तो इट इज मोर और लेस अफारेंसिस लाइक विद अ ग्रेटली एनलार्ज्ड मोलर्स। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। कुछ अनएक्सप्लेन्ड या फिर आप कह सकते हो उतने ज़्यादा क्लियर ना सही, है ना, हमें यहाँ पर कट मार्क्स देखने को मिलते हैं, वुंड्स आप कह सकते हो, वुंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जख्म देखने को मिलता है, जो कि एनालिसिस के बाद कई सारे पेलेंटोलॉजिस्ट का कहना है कि दिस इज बेसिकली बाय सम स्टोन टूल से किया, है ना। अब इनकी विसिनिटी में जब एविडेंसेस को खोजने की कोशिश की गई, जैसे आप फोरेंसिक की साइट पे करते हो, तो कहीं पे आपको ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले जो कि स्टोन टूल्स को वहां पर डिपिक्ट कर, है ना, कोई भी तरह का स्टोन टूल्स आपको नहीं मिला। बट ये जो कट मार्क्स हैं, जो वुंड, जो इंजरी है ना, ये हमें डेफिनेटली सजेस्ट करती है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो बुचरी की प्रैक्टिस है, ये हमें डेफिनेटली सजेस्ट करती है कि स्टोन टूल्स ये पक्का ही यूज करते रहेंगे। हमें मिले नहीं है उस साइट पे अभी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एक स्कॉलर है जिनका नाम यहाँ पर एस्फो है। एस्फो की अगर आप यहाँ पर बात मानोगे तो ये कहते हैं कि गर्ही बिल्कुल सही समय पे बिल्कुल सही जगह पर पोजिशन है और इसके जो फिजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स है वो भी बहुत ज्यादा सुटेबल है टू
basically call it or place it as the direct ancestor of Homo, है ना। पर सारे स्कॉलर्स इस बात पे अभी एग्री नहीं करते हैं ना। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें, एक और हमें फॉसिल मिला, इंटरेस्टिंग फॉसिल, थोड़ा लेटर पीरियड में मिला है, दैट इज केनियंथ्रोपस प्लेटियोप्स। अब इसके ऊपर बड़ी बहस है। इसका फॉसिल्स बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो रिसेंट टाइम में स्कॉलर्स के बीच में एक कंफ्यूजन का विषय रहा। डेट तो इसकी अच्छी खासी पुरानी है ना। कई सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि इसको अलग से केनियंथ्रोपस प्लेटियोप्स को अलग से रखने की जरूरत नहीं है, आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस में इसको जोड़ करके रखो। पर कुछ स्कॉलर्स तो कहते हैं नहीं, इसके जो कुछ फीचर्स है वो हमें मजबूर करते हैं कि हम इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ ना कैटेगराइज करें। सो अगर आप देखोगे, कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि ये बेसिकली एक और ऑस्ट्रेलोपिथेसिन है जो कि 3.5 मिलियन ईयर पहले के टाइम फ्रेम में रहा होगा केन्या में, है ना। पर मीव लीकी की अगर आप बात करो, है ना, ये कहते हैं कि ये भाई ये बाकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उनसे अलग है। फेस जो है इसका वो स्मॉलर आपको देखने को मिल रहा है, फ्लैटर देखने को मिल रहा है, मोलर जो है वो भी आपको स्मॉलर देखने को मिल रहा है किसी भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। और लीकी का ये भी कहना है कि ये हो सकता है डायरेक्ट, जैसे आपने यहाँ पे ऑफसॉ की बात को देखा जो कि गर्ही को बता रहे हैं, लीकी का कहना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेलेंटोलॉजिस्ट हैं, इनका मानना है कि डेफिनेटली हम केनियंथ्रोपस प्लेटियोप्स को रख सकते हैं डायरेक्ट लिंक टूवर्ड्स होमो एज अ जीनस की तरफ या फिर हमारी तरफ, ठीक है। स्कल जो इसका है वो डिस्टॉर्टेड आपको देखने को मिल रहा है ना। और इसकी वजह से जो स्कल का डिस्टॉर्टेड नेचर होना, फ्रेगमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होना और कंप्लीटनेस ना होना जो हमें फॉसिल्स रिकवर हुए, दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई स्कॉलर्स आर क्रिटिसाइजिंग एंड बेसिकली दे आर नॉट कन्विंस्ड विद लीकीज आइडिया, है ना, कि जो फीचर्स हैं ये बिल्कुल ही सही तरीके से हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट ह्यूमन लाइन की तरफ, होमो एज अ जीनस की तरफ प्रोसीड कर रहा है। नाउ अगेन एक और यहाँ पर कंटेंशन का पार्ट आ जाता है, दैट इज पैरेंथ्रोपोइड्स, है ना, पैरेंथ्रोपस जिसके हम बात करते हैं। शुरुआत में कई सारे स्कॉलर्स ने इसको कहा कि ये भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है, बस उसका एक रोबस्ट फॉर्म है, उसका थोड़ा वृहद फॉर्म है ना। मतलब क्या कि इनकी साइज ज्यादा होगी, ब्रेन का साइज ज्यादा होगा, है ना, पूरा बॉडी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, तो ये एक रोबस्ट है, थोड़े आप कह लीजिए अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो तगड़े वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऐसा माना था स्कॉलर्स का अर्लियर। पर बाद में जो हमने डिफरेंशिएशन को देखा, बाद में जो हमने एनालिसिस किया, तो ऐसा आज की रेट में नहीं माना जा रहा है ना। तो रिलेटिव्स ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकस बट हैव लार्जर, ये देखिए कि रिलेटिव है, एक तरीके से काफी ज्यादा रिलेटेड आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन से, पर जो इनका डेंटिशन है वो लार्जर है, मैसिव फेस है और जॉज भी इनके मैसिव है ना। कुछ जो थे उनके बीच में सजाइटल क्रेस्ट, आई होप आपको पता होगा, है ना। एम्बर एंड एम्बर भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ऐसी चीजें पता हो, सजाइटल क्रेस्ट वगैरह, ठीक है। कहीं कहीं पे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको साइड में एक बॉक्स में बता देता है, पर कई टर्म्स को तो वो एक्सप्लेन भी नहीं करता है, वो सोचता है कि आपको पता होगा, क्योंकि वेस्ट के हिसाब से ऑल्दो इट इज इंडियन एडिशन, पर ऑथर्स वेस्ट के उन्हें लगता है कि हाँ तो हमारे इधर तो पता है, तो इंडिया में भी बच्चों को पता होगा, पर यहाँ पे कैसे पता होगा, आपके 12th में थोड़ी नहीं पढ़ाई जा रहा है, 11th में थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, स्कूलिंग लेवल पे एंथ्रोपोलॉजी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हाउ वुड डेफिनेटली बच्चे कहाँ से अवेयर होंगे, खासकर यूपीएससी में। ऑलराइट, दैट्स द रीजन कि हम जब आपको पढ़ाते हैं इस चीज़ों को बैचेस के अंदर में, तो सेपरेटली हम एक्सप्लेन करते आते हैं हर एक फीचर को। इनफैक्ट मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला फीचर पढ़ाने जाऊँ तो मैं एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स कई बार जो ज़रूरी भी नहीं है उनके ऊपर भी आपको फोकस करता हूँ, और सारे के सारे लैंडमार्क्स मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ क्लासमेट, है ना, और उसके बाद आपसे पूछता भी रहता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ कि आपने रिटेन कितना किया उसको। ऑलराइट, चलिए, तो मस्कुलेचर जो हैवी मस्कुलेचर्स है ना, जो कि असल में हमेशा सजाइटल क्रेस्ट, न्यूकल क्रेस्ट के साथ एसोसिएटेड रहती हैं। हमने जो आपको अभी बात कही सेम आपको यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिली कि अंटिल रिसेंटली इसको हम कहते थे कि ये रोबस्ट फॉर्म है, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस के ही रोबस्ट फॉर्म के तौर पे है। पर जो आपको देखने को मिल रहा है, जो अभी की जो रेशनल है, जो रीजनिंग है, वो हमें ऐसा बिलीव करने नहीं दे रही है। क्रेनियल कैपेसिटी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, और टाइम भी अगर आप देखोगे तो 2.7 से 2.3 मिलियन ईयर अगो के पास इसका जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर के जो कुछ फाइंडिंग्स है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो अफारेंसेस है, अनामेंसिस के इतने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है और उसके कोई फॉसिल बहुत लैंडमार्क फॉसिल नहीं है ना। पर अफारेंसेस एंड अफ्रीकेनस के फॉसिल्स, यानी कि ल्यूसी, जरूर आपने नाम सुना होगा, और ट्वांग बेबी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
है ना। इसके साथ डेविडसन ब्लैक, रेमंड डार्ट और साथ ही साथ आपके डोनाल्ड जॉनसन जो है, ये तीनों साहब, बाद में ली ग्रॉस क्लार्क भी आ जाते हैं। तो उन सब ये बड़े बड़े पेलेंटोलॉजिस्ट के नाम इन दोनों स्पेसिमेंस के साथ एसोसिएटेड है। अफारेंसिस की अगर आप बात करो तो डोनाल्ड जॉनसन को 40% एक स्केलेटन रिमेन जो कि एक फीमेल होमिनिन का था, जिसका नाम उन्होंने लूसी रखा, ये उनको रिसीव हुआ था, ये उनको मिला था, डिस्कवर किया था उन्होंने। ऑलराइट। और लूसी नाम क्यों रखा? क्योंकि जब ये डेफिनेटली डिस्कवरी हुई, दे वर वेरी हैप्पी। आप भी कभी कुछ यूरेका मूवमेंट को पाते हो ना, तो आप अपने बाकी लोगों के साथ उसको सेलिब्रेट करते हो। तो जो सॉन्ग उस समय प्ले हो रहा था बेसिकली वो क्या था? ल्यूसी इन द स्काई विद द डायमंड्स, ल्यूसी इन द स्काई विद डायमंड्स, जो कि बीटल्स का सॉन्ग है। अगर आपको इंटरेस्ट रहा होगा, डेफिनेटली, मुझे भी पहले नहीं पता था अबाउट द बीटल्स, सो डेफिनेटली मैंने सर्च किया, देखा, तो मुझे पता चला ओके व्हाट इज बीटल्स। ऑलराइट। सो आपको अगर पता होगा, डेफिनेटली आप अगर एसोसिएटेड हो इस तरीके के म्यूजिक कल्चर्स के साथ, तो आपको जरूर वो चीज़ पता होगी। तो इसके ऊपर ही उन लोग ने ल्यूसी का नाम भी रख दिया। स्कारलेट जॉनसन, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस एक्ट्रेस आई थिंक मार्वल में भी है, ब्लैक विडो, इफ है ना, जो भी ब्लैक विडो है, अगर वो स्कारलेट जॉनसन ही है तो आई थिंक आई एम राइट। उन्होंने भी उनके आई थिंक एक मूवी है जो कि 1 घंटे के आसपास की है। उसमें दिखाता है कि हाउ अ सॉर्ट ऑफ लाइक सम ड्रग इंटॉक्सिकेशन, जो कि उनकी बॉडी में लीक होता है, इलीगली उनको क्या करना होता है, कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना होता है उसको। ऑलराइट। तो उनके बॉडी में प्लान किया जाता है सर्जरी के थ्रू, और वो चीज़ वहाँ पर बॉडी में लीक हो रही होती है, एंड डेफिनेटली व्हाट दैट इनेबल्ड हर टू रीच 100% कैपेसिटी ऑफ अ ब्रेन। हम अक्सर कहते हैं ना कि हम अपने दिमाग की 20-25% कैपेसिटी को भी नहीं अटेन कर पाते, तो वो धीमे 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 टिगर करते करते इनिशियली सी वॉज एबल टू सी थ्रू एनीथिंग, सबके माइंड को पढ़ पा रही है, बहुत सारी चीज़ें कर पा रही है, टेलीपोर्ट कर पा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें कर पा रही है। 100% होते होते उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कर लिया। और आई थिंक बैटमैन में भी जो एक एक्टर है वो भी शायद वहाँ पर है ना, जो कि गैजेट्स को बनाता था बैटमैन के लिए, आपने अक्सर देखा होगा। एक तो बटलर था और दूसरा जो कि थोड़ा दूसरा एक्टर था, आई एम नॉट श्योर, फ्रीमैन आई थिंक शायद उनका नाम है ना, पर मूवीज को छोड़ी साइड में रखते हैं। सो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर नाम रखा गया था। ऑलराइट। लूसी जो है इसको हम लोग मानते थे वंस इट वाज थॉट टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द ओल्डेस्ट, है ना, लेटोली से भी पुराना माना जाता था। पर जो रीसेंट डेट है उसने हमें बताया कि पहले तो 3.2 का इंडिकेशन था, है ना, अब हम मान रहे हैं कि 3.2 भी नहीं, 2.9 मिलियन ईयर अगो के आसपास की रेट है ल्यूसी की। ठीक है, एज कंपेयर टू लेटोली फुटप्रिंट्स, जो कि जाहिर सी बात है 3.8 मिलियन ईयर अगो के पास, 3.6 टू 3.8 मिलियन ईयर अगो के पास जो प्लेस्ड आपको देखने को मिलता है, दैट इज फार बैक इन द पास्ट एज कंपेयर टू दी ल्यूसी। फीचर्स की आप बात करोगे तो एक कॉमन फीचर आपको यहाँ पे जो आगे भी देखने को मिलेगा, दैट इज सेक्सुअली डायमॉर्फिक। आई होप कि कंसेप्ट आपको पता होगा डायमॉर्फिज्म क्या होता है। ऑलराइट। टीथ जो है यहाँ पर आपको काफी लार्ज देखने को मिलते हैं। सेक्सुअली डायमॉर्फिक अगर आपको नहीं पता है ना, तो बेसिकली एक सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि दो सेक्सेस जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज में होते हैं, मेल एंड फीमेल, जाहिर सी बात है ना, उनके प्रपोर्शन में वेट हो गया, हाइट हो गया, उसमें एक अच्छा खासा अंतर होना। कई कई केसेस में ओरंगुटैन और कई सारे आप एप्स में देखते हो कि वो डबल के बराबर होता है, कि फीमेल जो है वो लेट्स से 3.5 to 4 फीट है, ठीक है, और उसका जो वेट है वो 50 to 55 kg है। जो मेल होगा वहाँ पे ऑलमोस्ट डबल 90 kg के आसपास होगा, 5.5 फीट की तक की वहाँ पे, या फिर 5 फीट की तक हाइट होगी, है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, डिग्री बदलती है ना, जरूरी नहीं कि हर केस में डबल हो, कुछ में थोड़ा एक कम डिग्री हो सकती है डिफरेंशिएशन की, बट फिर भी सिग्निफिकेंट होगी, तभी आप कहोगे कि हाँ एक अच्छे अमाउंट में, कंसीडरेबल अमाउंट में डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिल रहा होता है। एप लाइक आपको यहाँ पर कैनाइंस देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा एप लाइक कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। और एक चीज जो काफी इंटरेस्टिंग है कि साइड बाय साइड जो मूवमेंट है, यानी कि लेटरल मूवमेंट जो है जॉस की, वो यहाँ पर पॉसिबल है, जिसकी वजह से छोटी सीड्स, फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ों को ये कंज्यूम कर पाते होंगे, इनकी डाइटरी हैबिट के अंदर में प्लेस रहा होगा। आप अक्सर देखते हो कि जब हम एप्स की बात करते हैं तो लार्ज कैनाइंस और डायस्टेमा होता है, यानी कि डायस्टेमा क्या है, गैप प्रेजेंट होता है उनके कैनाइंस और इंसाइजर्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, देयर इज सॉर्ट ऑफ, इस तरीके से आप समझ लीजिए, है ना, ये नीचे वाले लोअर जो है और ये अपर जो है, और यहाँ पर क्या हो गया, इंटरलॉकिंग हो जा रही है, ठीक है, इंटरलॉकिंग हो गई, ये ऊपर के दांत है और ये नीचे वाले दांत है, ठीक है, इंटरलॉकिंग हो जाएगी तो फिर यहाँ पर लेटरल मूवमेंट नहीं हो पाएगी, है ना। हमारे बीच क्या है, एक के ऊपर एक ऐसे प्लेस रहते हैं या फिर आगे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, बीच में फंस नहीं रहते। उससे क्या होता है कि लेटरल मूवमेंट जो है टीथ का, जो आप देखते हो कि टोटल मूवमेंट जो है टीथ में पॉसिबिलिटी है वो आपकी हो पा रही है। तो यही इनके में भी ये साइड बाय साइड जो मूवमेंट है वो पॉसिबल होती है। क्रेनल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है ना, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट
एवरेज होमो इरेक्टस के क्रेनियल कैपेसिटी के आधे के पास यहाँ पर है ना। लिम्ब इक्वल लेंथ के हैं, जो कि हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि ये प्रोग्रेशन अभी ग्रेजुअली हो रहा है, कंप्लीटली हुआ नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में आप देखते हो कि जो हाइंड लिम्स होते हैं वो यूजुअली फोर लिम्स से लॉन्गर आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, कई जगहों पे आपको फोर लिम्ब जो है वो हाइंड लिम्ब से ज्यादा बड़े देखने को मिलते हैं, खासकर क्वाड्रपेडल लोकोमोशन की जब आप बात करते हो, क्योंकि इस तरीके से करके वहां पे आगे चलना होता है। जो फिंगर्स और टो की बोन्स है वहां पर एक कर्वेचर को पाया गया है, जो कि सजेस्ट करे कर्वेचर होगा तो क्या होगा। कर्वेचर का मतलब ये आप देख रहे हो स्ट्रेट है ना, और हमने इसको बेंड भी किया तो इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से फिंगर्स जो है इनके अंदर में कर्वेचर इस तरीके का नेचुरली मौजूद हो, तो उससे क्या होगा कि ब्रांचेस जो है ना उसके ऊपर ये ग्रिप करने में आसानी होगी। ऑलराइट, तो ये कर्वेचर एक आर्बोरियल फीचर होता है, ठीक है। इस तरीके का कर्वेचर आर्बोरियल एडेप्टेशन में सूटेबल होता है। सो दिस ऑल्सो सजेस्ट कि ऑल्दो टेरेस्ट्रियल फीचर्स तो है ही, पर इस तरीके के फीचर हमें कह रहे हैं कि ये पार्शियली आर्बोरियल लाइफस्टाइल को भी फॉलो करते रहेंगे। जो पेल्विस का इनका शेप है, जो बोन आप देख रहे हो पेल्विस बोन को, वो हमें टोटली सजेस्ट करती है कि डेफिनेटली यहाँ पर बाइपेडलिज्म पॉसिबल रहा होगा। ऑलराइट, चलिए कमिंग टू दी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, है ना। अफ्रीकेनस को रेमंड डार्ट ने ढूंढा था, और कब ढूंढा था, 1924 में। यहाँ पर 1925 लिखा है ना, लेकिन 1924 में डिस्कवर किया था इन्होंने। उसको प्रेजेंट किया था एज द फर्स्ट बाइपेडल होमिनिन, जो कि प्लियोसिन का पीरियड है। प्लियोसिन आई होप आपको पता होगा, है ना। क्वाटरनरी पीरियड में दो कौन से एपोक है, होलोसीन और प्लीस्टोसीन, और बाकी उसके बाद टर्शरी पीरियड आता है जिसके अंदर में मल्टीपल इपोक है। एक तो आपके सामने है प्लियोसीन, इसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन से इपोक है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, प्लियोसीन के बाद जो भी इपॉक्स है टर्शरी पीरियड में वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑलराइट, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। अगर आप बता रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, और बिना देखे। टीथ को अगर आप देखते हो, इसका एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो डार्ट साहब ने पहले कहा था कि ये टीथ जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके बेसिस पे कहा जा सकता है, डार्ट साहब का ये कहना था, रेमंड डार्ट जिन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने कहा कि 7 से 8 साल के आसपास का ये बच्चा लग रहा है ना। दैट्स द रीजन वाई इसको ट्वांग चाइल्ड भी कहा गया है, ठीक है। यहां पर कहीं हमने लिखा भी होगा, लेट्स सी इफ इट हैज बीन रिटन हियर और नॉट। इसको इन्होंने नाम भी दिया था, है ना, और वो नाम क्या था, ट्वांग चाइल्ड का इन्होंने यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्वांग चाइल्ड इन्होंने इसका नाम दिया होता, क्यों, क्योंकि बच्चे का फॉसिल है ना। और ट्वांग केव जो है वहां पर इसकी डिस्कवरी हुई थी। ऑलराइट, सो इनिशियली उन्होंने जब देखा तो 7 से 8 साल का, बेस्ड अपॉन दी डेंटल मॉर्फोलॉजी, उन्होंने कहा 7 से 8 साल का होगा। पर जब बाद में एक एनालिसिस हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू किया, तो ये सजेस्ट करता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा ये 3.5 साल का रहा होगा। 3.5 से 4 साल की उम्र रही होगी उस बच्चे की। ट्वांग चाइल्ड के आप इंसाइजर और कैनाइन को देखते हो तो वो बहुत ही आपको शॉर्ट देखने को मिलते हैं, और डेफिनेटली वो ह्यूमन लाइक है, मोर ह्यूमन लाइक देन एप लाइक, ठीक है। डार्ट हमें ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि बाइपेडलिज्म है। कैसे वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जब फोरामेन मैग्नम को उन्होंने देखा, फोरामेन मैग्नम जो एक आप कह सकते हो होल है ना, उस जिस होल से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा है। ऑलराइट, तो होल जो है ये आपको डाउनवर्ड प्लेसिंग देखने को मिलता है। पर कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि भाई ये तो 3.5-4 साल के बच्चे के, जो कि अभी मैच्योर भी नहीं हुआ है, उसके बेसिस पे आप इतना कंक्लूसिव वे में कैसे कह सकते हो, जब देयर इज स्टिल द लैक ऑफ फॉसिल डिस्कवरीज। पर ये धीमे धीमे 1930s में देयर वर मोर डिस्कवरीज, खासकर ब्रूम साहब जो थे, रॉबर्ट ब्रूम साहब, इन्होंने भी कुछ फॉसिल्स को ढूंढा 1930s में। और फिर इन्होंने जो फॉसिल को ढूंढा था ब्रूम साहब ने, वो साउथ अफ्रीका के रीजन में जो स्ट्रैंगफोर्टीन हमने केव देखी थी वहां से ढूंढा, ठीक है। और इसके कुछ सालों बाद, लगभग 12-15 साल बाद, एक काफी इंपॉर्टेंट स्कॉलर है प्राइमेटोलॉजी के अंदर में, बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है, ली ग्रॉस क्लार्क साहब, ठीक है। ऑक्सफोर्ड में ये एनाटॉमी को हेड कर रहे होते हैं। ऑक्सफोर्ड हेड क्या कर रहे होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। इन्होंने भी इन दोनों लोगों के जो आइडियाज थे, ब्रूम साहब ने भी कहा कि है भाई बाइपेडलिज्म, डार्ट साहब ने भी कहा कि हाँ बाइपेडलिज्म है। बाकी लोग क्रिटिक कर रहे, तो क्रिटिक करने का बेसिस क्या था कि एज जो है वो बहुत छोटी है जो हमें फॉसिल मिला है, ठीक है। तो बहुत सारे फॉसिल भी नहीं है, और दूसरा जो मिला है उसकी एज छोटी है, मैच्योर्ड नहीं है, तो वी कैन नॉट कंक्लूसिवली से। तो बहुत सारे फॉसिल नहीं है, वो कमी कब पूरी हो गई, जब आगे जाके 1930s में ब्रूम साहब और कुछ और फॉसिल्स की रिकवरी हुई। दूसरा जो आप देख रहे हो कि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, वो वाला पॉइंट जो था, वो एक एक्सपर्ट एनाटॉमिस्ट ने वहां पर, ली ग्रॉस क्लार्क साहब ने उसको वहां पर
साइडलाइन कर दिया और उन्हें जो होमलैंड स्टेटस है उसको एक कंफर्मेशन दिया अपने साइड से। ऑलराइट, फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, जो ब्रो रिजेस है, सुपर ऑर्बिटल रिजेस की बात करते हो ना, सामने आप देखते हो एप्स में, चिंपैंजीज में पोर्शन काफी निकला होता है, बोनी सा होता है, थिक सा होता है। ऑलराइट, क्लासेस में तो फोटो दिखा के बताते हैं, पर यहाँ पर अगर हम ये इतना डिटेल में बताएंगे तो एम्बर एंड एम्बर और इलोंगेट हो जाएगी और लंबा समय लेगी। ऑलराइट, तो आप देखिएगा, इमेज आप देखोगे तो ज़्यादा रिटेन होगा, समझ में आएगा। ठीक है, ब्रो रिजस जो है वो मॉडरेट है, बहुत ही हैविली बिल्ट नहीं है। ऑलराइट, दूसरी चीज जो क्रेनल कैपेसिटी है वो आपको थोड़ी बड़ी देखने को मिल रही है, 428 से आप कह सकते हो 25, अगर याद करने में आसानी हो तो 425 से 485 के आसपास आपको क्रेनल कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 450 के आसपास है। जो वॉल्ट है क्रेनल वॉल्ट वो भी थोड़ा सा राउंडेड है ना, तो ये फीचर्स थोड़े से आपके होमलिन लाइन में धीमे धीमे जा रहे हैं। और सेक्सुअली डायमॉर्फिक है। ठीक है, ह्यूमंस के बीच में इतना सिग्निफिकेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता, बहुत लिटिल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, दैट इज लाइक मोर रिलेटिंग टू दी जो रिप्रोडक्टिव वहां पर कैपेसिटीज होती हैं, जो बोन डेंसिटीज हैं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, चलिए, पर ऐसा नहीं कि जो हाइट वेट साइज प्रोपोर्शन है उसमें कोई इतना बड़ा डिस्टिंक्शन आपको नहीं देखने को मिल रहा है कि फीमेल सिर्फ 2 फीट के हैं और मेल जो है वो 4 फीट के हैं, या फिर फीमेल 4 फीट के हैं तो मेल 8 फीट के सारे ऑन एवरेज, है ना। या फिर फीमेल का वेट अगर 40 kg है तो मेल सब 100 kg या 80-90 के ऊपर है। तो ये डिस्टिंक्शन आपको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा होता एक बैलेंस कंडीशन में। पैरेंथोपिड्स की अगर हम बात करें, जो हमने शुरुआत में भी किया था, तो आप देखोगे पहले तो बहुत समय तक ये डिबेट रही है ना, कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस ही हैं, बस क्या है, एक रोबस्ट फॉर्म के तौर पे आपको देखने को मिलता है। तो आप जॉस देखोगे वो थिकर है, मोलर्स है वो थिकर है, इंसाइजर्स स्मॉल है, पर जो मस्कुलेचर है या मसल अटैचमेंट है जो कि हैवी चीविंग के लोग हैं, इनकी डाइट को सजेस्ट करता है, वो भी काफी ज्यादा इलेबोरेट है। सजाइटल क्रेस्ट और रिजेस भी आपको देखने को मिलता है कि बहुत ही ज्यादा लार्जर है। और एक चीज जो कि सिग्निफिकेंट थी वो था क्रेनियल कैपेसिटी, 490 से लेके 530, यानी कि अफारेंसिस से भी आगे इसके बीच में आपको पैरेंथोपॉइड्स के बीच में देखने को मिली। ठीक है, बाद में जब एनालिसिस को किया गया तो हमें पता चला कि साइज में, जब लेटर फॉसिल्स मिले तो पता चला कि साइज में ज्यादा अंतर नहीं है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, पर फिर भी ब्रेन जो है, क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, बॉडी प्रोपोर्शंस मोर और लेस सेम है। तो द सेम थिंग इज रिटन अर्लियर थॉट दैट दे वर सब्सटेंशियली बिगर, बट रीसेंट जो स्टडीज है, कैलकुलेशन, वो कहती है कि रोबस्टनेस सिर्फ और सिर्फ फेस के रीजन में, स्कल जो है ना, जो रिजेस है, इन सारे में जॉ जो है सिर्फ वहीं तक सीमित है, और उसके बावजूद में एक सिमिलर बॉडी के साथ हायर क्रेनियल कैपेसिटी का होना एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन में हमारे थॉट को प्लेस कर रहा होता है। लास्टली अगर आप देखोगे एक वन मॉडल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, आगे के जो चैप्टर्स होंगे वहां पर आपको मल्टी मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये वन मॉडल हमें दिखा रहा होता है कि इवोल्यूशन की क्या ट्रेजेक्टरी हो सकती है। तो 6 मिलियन ईयर अगो के आसपास हम यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर को अज्यूम कर रहे हैं, हमें पता नहीं वो कौन सा है, और उसके बाद यहाँ पर ट्रेजेक्टरी को रखा गया है, फाइलोजेनेटिक टाइमलाइन को बनाया गया है, जो सबसे पहले आर्डिपिथेकस रेमिडस अराउंड आपको इसके जो फॉसिल्स है 5.4 मिलियन ईयर तक जाते देखने को मिलता है। 4.4 मिलियन पे एक डिस्टिंक्टिव की तरह पे अनामेंसिस भी वहां पर आ जाता है ना, 4.2 4.4 के आसपास, तो अनामेंसिस भी यहाँ पर मौजूद है। अफारेंसिस आपको देखने को मिला, अफारेंसिस के बाद आपको एफ्रिकेनस देखने को मिलेगा, है ना। पर एफ्रिकेनस यहाँ पे आया, उसके पैरेलली एथियोपिकस और एक लाइन होमो हैबिलिस की स्प्लिट हो गई, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट देखने को मिला है। एथियोपिकस जो पैरेंथोपस को प्रेजेंट कर रहा है वो आकर के बोसी में कन्वर्ट हुआ और उसकी लाइन आगे कंटिन्यू हुई होगी, और है ना। एफ्रिकेनस ऑन द अदर हैंड वो पैरेंथोपस रोबस्टस में आपको ट्रांसेंड होते हुए देखने को मिल रहा है, जबकि हैबिलिस आपका इरेक्टस और फाइनली सेपियंस की लाइन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 3 लाइनें देखने को मिल रही हैं जो कि इस मॉडल ऑफ इवोल्यूशन को हमें समझा रही होती है, एम्बर एंड एम्बर में यहाँ पर दिया हुआ है ना। विद दिस यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। कुछ एक दो एग्जाम्पल हैं और कुछ केस स्टडीज जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर मैं एक अलग से जर्नल वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, है ना। और बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है इस वीक में, यानी कि डेफिनेटली अपकमिंग वीक में ये यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। सो कीप द सब्सक्रिप्शन टैब ऑन, है ना। आप जुड़े रहिए प्लेलिस्ट के साथ, उसको सेव किए रहिए ताकि वीडियोस जब भी आए तो आपको पता चल जाए बिना किसी देरी के। और हाँ, जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद बताई थी, बैचेस में आपको जुड़ना है ना। अगर हर चीज़ का प्रिपरेशन एक सिंक्रोनाइज वे में करना है तो उसके लिए 12 दिसंबर से हमारे बैचेस जो स्टार्ट है, ओरिएंटेशन क्लासेस, बैच स्टार्ट हो चुके हैं पर ओरिएंटेशन चल रहा है, और लेक्चर्स शुरू हो उससे पहले आप
चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। कोड याद रखिएगा, आपको असलाइव लगाना है। इवन हमारे P2I में एडमिशन्स भी चल रहे हैं और SIP प्रोग्राम में भी एडमिशन चल रहा है। वहाँ पर भी आप अगर एडमिशन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने एंथ्रोपोलॉजी में अभी एडमिशन नहीं लिया है ना, एंड लेट्स से कि आप P2I में एडमिशन लेना चाहते हो, स्टेट PCS में आप ले रहे हो, ऑप्शनल अभी आप सिर्फ प्लान करो, आपका टारगेट आगे का है, ठीक है। सो आप जब SIP में एडमिशन लोगे, P2I में लोगे, PCS या स्टडी IQ के किसी भी प्रोग्राम में आप लेते हो, तो ऑटोमेटिकली जब आप इस कोड को लगाओगे US लाइफ, है ना, तो आपको पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्क वहां पर मिल जाएगी, एक्सेसिबल होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करना होगा जब आप एनरोलमेंट लेते हो US लाइव लगा करके, उत्कर्ष सिंह _hair पे। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी। सी यू, hopefully see you in the batches, and if not, definitely in the next Amber and Amber video. Keep preparing well, and goodbye. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।